गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा केमिस्ट्री में अब तक की क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो आप सबने पढ़ लिया कि आखिर प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और गोल्डस्टीन ने क्या काम किया था प्रोटॉन की डिस्कवरी के बीच में। कैनाल रेस क्या होती है, कैनाल रे की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना मास होता है, प्रोटॉन जो होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, ये इन पे कितना चार्ज होता है, इनका कितना मास होता है। ये सारी चीजें जो है हम लोग अपनी क्लास में अब तक पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सुनो भैया, जब ये बन हो चुका सब, चलिए ठीक है स्टूडेंट अयोध्या वासी जी, मैं आपकी बात जो आपने बोला है मैं कर दूंगा वो, ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं क्या कि यहाँ पे एक चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन गया मतलब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, तो फिर बात ये आई कि भाई एक बात बताओ, ये एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, चलो ये बात हमने मान ली, बट ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, किस तरह सिचुएट होते हैं, इस बात की जानकारी हमें दी जाए। तो लोगों से कहा गया चलिए आप एटॉमिक मॉडल बनाइए, एक एटम का मॉडल बनाइए जो एटम का मॉडल बताएगा कि आखिर, जो एटम का मॉडल बताएगा कि एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, वो कैसे सिचुएट होते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को लेकर के सबसे पहले जो है एक इंसान आए, नाम जिनका था क्या, जे थॉमसन। तो सबसे पहला जो मॉडल आया वो आया थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले जो मॉडल लेके आए वो कौन लेके आए, थॉमसन साहब लेकर के आए, ठीक है। एटॉमिक मॉडल ऑफ, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो भैया जो थॉमसन थे, इन थॉमसन साहब ने एटॉमिक मॉडल जो है वो बनाया और इनके एटॉमिक मॉडल को एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बताओ जरा? इनके मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल इनको क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने इन्होंने जो अपना मॉडल बनाया था वो इन्होंने बोला था क्या कि तरबूज के समान होता है ना। किसके समान? तरबूज, ठीक है। इनने अपने मॉडल की कंपैरिजन किससे की थी? तरबूज से की थी। क्या तरबूज मॉडल था इनका? इनका सॉरी, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि तरबूज मॉडल क्या था। देखिए ये इनका मॉडल था, है ना। ये इनका क्या था? मॉडल था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जैसे ये तरबूज होता है ना, जैसे ये तरबूज होता है, तो तरबूज मान लो हमारा एटम है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला माना तरबूज जो है वो हमारा एटम है। तरबूज के अंदर ये जो रेड रेड पार्ट है, जो हमारा कौन सा पार्ट होता है, जो हमारा रेड रेड पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, जो क्या है, जो खाने योग्य पार्ट है, वो पूरा हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। वो पूरा क्या है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब वो सारा प्रोटॉन से मिलकर बना है, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये खाली गेंद है और ये पूरी खाली, ये किससे भरी हुई है? ये पूरी खाली प्रोटॉन से भरी। अगर हम एटम को एक खाली गेंद मान लें, तो इन्होंने बोला कि ये पूरी जो खाली गेंद है ये प्रोटॉन से भरी हुई है, और बीच बीच में इसमें क्या लगे हुए हैं? बीच बीच में इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं। बीच बीच में इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सिचुएट होते हैं। जैसे तरबूज है, तरबूज का जो एडिबल पार्ट होता है पूरा भरा होता है लाल लाल,
तो वो जो रेड रेड पार्ट होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट है, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट है, उसमें पूरे के पूरे प्रोटॉन्स हैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बीच बीच में जो है, पॉजिटिव के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन भी सिचुएट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, बोले हाँ हमारे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इन्होंने बोला ये हमारा पूरा एटम है, और एटम में पूरी जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, और बीच बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में ऐसे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल इन्होंने बताया। लेकिन इनसे बोला गया कि एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो तरबूज के अंदर तो रेड वाला पार्ट ज्यादा निकलता है, और जो बीज होते हैं वो कम निकलते हैं, है ना। तो तुम बोल रहे हो कि पूरे में प्रोटॉन ही प्रोटॉन बने और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। सर वॉइस बिल्कुल सही नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम होगी बेटा वॉइस में? ठीक है, तो तो इन्होंने बोला पूरे में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और बीच बीच में कहीं नेगेटिव नेगेटिव है, तो ऐसा हो जाएगा कि पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव कम हो जाएगा। बोले हाँ। तो बोले फिर इस बात का तुम बताओ जरा कि तुमने बोला एटम स्टेबल होता है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिवली चार्ज कम हो गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम, तो फिर हमारा जो एटम होना चाहिए वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, लेकिन एटम तो न्यूट्रल होता है। तो आप स्टेबिलिटी के बारे में बताइए, आप एटम की स्टेबल कैसे होता है ना, एटम जो है वो स्टेबल कैसे होता है। तो ये थॉमसन जो है वो क्या नहीं कर पाए, ये चीज डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ठीक है, थॉमसन भैया ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए, और इनका जो मॉडल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्या चीज डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे थॉमसन साहब? जल्दी से बताओ, थॉमसन साहब क्या डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे? थॉमसन साहब स्टेबिलिटी डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? स्टेबिलिटी। भाई वॉइस तो क्लियर आ रही है यार। वॉइस तो क्या आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ, चलो। तो थॉमसन का जो मॉडल आया था ये कब आया था? थॉमसन का मॉडल आया था 1898 में। और इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होता है वो 10⁻⁻10 त्रिज्या। थॉमसन ने थॉमसन ने जो एटम की त्रिज्या है, इसकी एटम परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी बताई थी? इन्होंने बताई थी कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो एटम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज सर्कल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में क्या होते हैं, सिचुएट होते हैं। बट ये जो रूल था इनका, ये रूल फेल हो गया, कहीं ना कहीं इनका रूल गलत भी था, और है ना, ऐसा नहीं था। और बाद में इन फ्यूचर जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, क्या हो गई, जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी होगी, फिर तो इनका मॉडल बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बता दिए भैया, न्यूट्रॉन कहाँ रहते, ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ठीक है, ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए, तो इस वजह से इनका मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, बता दिया क्या होता है आपका। और 1898 में ये मॉडल आया था, 10⁻⁻10 ने क्या बताई थी, रेडियस बताई थी। ठीक है हिमांशु जी, बिल्कुल आप डेली देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग यार सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दो, जिससे कि यार अपनी क्लास में मजा आ जाए, है ना। सभी लोग शेयर करो क्लास को। वैसे आज सैटरडे होता है, तो आज की जो छुट्टी होती है, लेकिन मैं आपकी क्लास लेने आया हुआ हूँ। ठीक, तो सभी लोग जो है क्या कर दे, सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दें।
तो जब इनका मॉडल फ्लॉप हो गया तो आगे बात हुई कि भैया अब कौन मॉडल लेकर के आएगा। तो फिर सब साइंटिस्ट लग गए भैया अपने मॉडल में। तो एक साइंटिस्ट थे, नाम था जिनका रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड एक मॉडल लेकर के आए, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड अपना मॉडल लेकर के आए। रदरफोर्ड का अगला मॉडल जो लेकर के आए वो कौन लेकर आए थे? रदरफोर्ड। कौन सा मॉडल था? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। ठीक। रदरफोर्ड लेकर के कौन सा मॉडल आए थे? तो रदरफोर्ड अगला मॉडल लेकर के आए अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, आइए इसके बारे में अब हम डिटेल में चलेंगे। रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था कब आया था बेटा? 1911 ईस्वी में। कब आया था? 1911 ईस्वी में आया था। इसके लिए इन्होंने कौन सी धातु का उपयोग किया था? इन्होंने कौन सी मेटल का उपयोग किया था? तो इन्होंने जो मेटल उपयोग की थी वो की थी भैया जी गोल्ड फॉइल। क्या यूज की थी? गोल्ड फॉइल यूज की थी, जिसे आप बोलते हैं गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की पन्नी यूज की थी। सोने की पन्नी यूज की थी इन्होंने, ठीक है। और सोने की जो पन्नी है उसका जो मोटाई थी, सोने की पन्नी की जो मोटाई थी वो कितनी थी? तो इन्होंने जो सोने की पन्नी ली थी उसकी मोटाई, मतलब उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी? वो इन्होंने ली थी 0.00004 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी ली थी? 0.00004 सेंटीमीटर। 0.00000 है। 0.00004 सेंटीमीटर। इतनी मोटाई की इन्होंने क्या ली? गोल्ड फाइल ली। और गोल्ड फाइल लेने के बाद इन्होंने क्या किया? एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए दो चीजें यूज कर सकते थे ये, ठीक है। मतलब दो चीजें ये करके देखी थी। एक था यूरेनियम, सॉरी यूरेनियम नहीं, रेडियम नहीं, रेडियम यूरेनियम नहीं, एक तो पोलोनियम यूज किया था। एक था आपका पोलोनियम और एक था आपका यूरेनियम। यूरेनियम या फिर रेडियम में से कोई एक है ना? यूरेनियम या रेडियम, हमारे हिसाब से रेडियम होगा। रेडियम या यूरेनियम में से एक कोई था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था। कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था? पोलोनियम या यूरेनियम। रेडियम नहीं था, यूरेनियम ही था, ठीक है। तो पोलोनियम या यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल को इन्होंने किस में रखा? बॉक्स में रखा। और इस बॉक्स में इन्होंने क्या कर दिया? ये जो बॉक्स रखा, इस बॉक्स में इन्होंने एक हल्का सा क्या कर दिया? होल कर दिया। और इसके अंदर इन्होंने क्या रखा? रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा। क्या रखा इन्होंने? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा। अब तुम्हें अगर ये पता नहीं हो, अगर पता हो तो बढ़िया बात है, और नहीं पता हो तो आपको बताए दे रहे कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो अल्फा बीटा गामा रे का क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा रे का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग करते हैं, वो निकालते हैं अल्फा बीटा गामा रे। तो इन्होंने जो अल्फा रेस थी, हाँ, उत्तम वाजपेयी थे, कल एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो परफोरेटेड कैथोड ही क्यों यूज किया, है ना? तो मैं आपको बता दूं, देखो इसको बताने से पहले, परफोरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? परफोरेटेड मतलब होता है छिद्रित कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है छिद्रित कैथोड। छिद्रित कैथोड का मतलब ऐसा कैथोड जिसमें छेद होते हैं। तो जब यहां से क्या आ रही थी? एनोड रे आ रही थी, तो वो एनोड रे इस परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस होकर के पीछे ग्लो दे जाए। क्या दे जाए? पीछे ग्लो दे जाए। इस वजह से हमने इसमें क्या किया था? होल्स किए थे, ठीक है। तो परफोरेटेड कैथोड है इसलिए यूज किया था हमने परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित कैथोड, ठीक है। तो इन्होंने अल्फा बीटा गामा प्रकीर्णन करते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस रेडियो एक्टिव मटेरियल जो था उससे जो अल्फा रे रही थी, उन अल्फा रे की बमबारी की, उन अल्फा रे की बमबारी किस पे की, जो क्या है बेटा, जो गोल्ड फॉइल है उस पे, जो गोल्ड फॉइल है उस पे इन्होंने क्या की, उसकी बमबारी की। जब गोल्ड फॉइल पे बमबारी की तो आइए देखते हैं पहले हुआ क्या। ठीक है, ये अल्फा, ये आपका क्या है, इनका पूरा मॉडल है। इसमें इन्होंने क्या किया, देखो ये आपका बॉक्स लिया और इस बॉक्स में क्या रख दिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या निकला, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकले। अल्फा पार्टिकल की जो बीम निकली, उस बीम को ले जाकर के इनने किस पे डाला, जो गोल्ड फॉइल थी, जो सोने की पन्नी थी, उस सोने की पन्नी पर इन्होंने क्या किया, उस सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा रे डाली। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रे कैसी निकल गई, बिल्कुल सीधी निकल गई। क्या हो गई, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे बिल्कुल सीधी निकल गई। तो ए अल्फा रे क्या थी, जो स्ट्रेट निकल गई। ए अल्फा रे कौन सी थी, जो क्या हो गई, जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। लेकिन कुछ अल्फा रे ऐसी थी जो पर्टिकुलर किसी एक छोटे से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, जो किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, तो डिफ्लेक्ट अल्फा रेस थी। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा रे जो है वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी एंगल पर। और 20,000 में से, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, क्या 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा कण जो है जिस एंगल पर गया उसी एंगल पर क्या आ गया, रिटर्न या बाउंस बैक, बाउंस बैक, जिस एंगल पे गया उसी एंगल पे वापस आ गया। ठीक है, बमबारी के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल, हाँ ठीक, तो ये तीन चीजें हुई थी। क्या हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या आ गया, आपका वापस आ गया। ठीक है, तो देखो हम लिख कम रहे हैं लेकिन आपकी सारी चीजें इसी में जो है कवर होती जा रही हैं कि, तो यहाँ पे हमारा एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। तो इससे ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी की, जब अल्फा पार्टिकल की क्या की इन्होंने, बमबारी की, तो क्या ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो कुछ इस प्रकार से किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे हो गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, क्रॉस कर गए बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट निकल गए बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे क्या है, सम अल्फा पार्टिकल, सम अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा कण किसी एंगल पर, किसी एंगल मतलब किसी पर्टिकुलर कोण पर क्या हो गए, किसी पर्टिकुलर कोण पर डिफ्लेक्ट हो गए, विक्षेपित हो गए, किसी पर्टिकुलर एक एंगल पे क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ठीक है, और इसके बाद 20,000 में से, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल वापस लौटा, एक अल्फा पार्टिकल वापस उसी मार्ग पर आ गया। क्या, वापस लौट आया, ऐसे वापस लौटा। ठीक, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला ऑब्जर्वेशन क्या हुए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल किस पे हो गए बेटा, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या आया बेटा जी, वापस आया। तो इससे ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, तो इससे रदरफोर्ड के कुछ कंक्लूजन निकले, कुछ कंक्लूजन निकले, निष्कर्ष निकले। क्या कुछ निष्कर्ष निकले, आइए उनके बारे में चर्चा कर, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, निष्कर्ष क्या निकले, निष्कर्ष। ठीक है, तो इनके जो निष्कर्ष निकले वो ये निकले, सबसे पहला क्या, कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल, मोस्टली अल्फा, मोस्टली जो अल्फा कण है वो क्या हो गए, सीधे निकले, सीधे निकल गए,
इट मीन, इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ ये है कि एटम का पार्टिकल बिल्कुल क्या चलता पार्टिकल। हेलो, हेलो। तो तो हेलो, 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 हेलो। अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, अब बताओ आवाज। हेलो, अब आवाज आ रही है सबको क्या? आ रही है आवाज? हेलो। चलो, आवाज नहीं आ रही है, मैं भी कोई टेक्निकल टीम भी नहीं है ना। चलिए फिलहाल इस पे बात कर लेते हैं, अभी इस पे फोकस कर लो आप सभी लोग। कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पर तीसरी 20,000 आया।
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कणों से होता है। तो प्रोटॉन कणों से हाँ बेटा, क्या चीज समझ में आ गई? हाँ, एक चीज समझ में आ गई। इस जो डिस्कवरी है, जो नाभिक की डिस्कवरी है, वो किसने की? नाभिक की डिस्कवरी की रदरफोर्ड। किसने? नाभिक की जो डिस्कवरी रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर हुई। रदरफोर्ड। हेलो। हाँ, तो नाभिक की खोज किसने की बेटा? नाभिक की डिस्कवरी की रदरफोर्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन। इतने पॉइंट समझ में गए? अच्छा, इसके बाद इन्होंने कुछ और पॉइंट पेश किए। इन्होंने इन्होंने बोला प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में रहते हैं, इन्होंने ये बोला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? नाभिक के मास के बराबर होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के मास के बराबर या नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जो टोटल परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है नाभिक पर। ठीक है, किस पे निर्भर करता है बेटा जी? नाभिक पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हमें एक लगी कि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक पर निर्भर करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ हुई। क्या? इनके मॉडल में भी थी कुछ, थी इनके मॉडल में भी, इनके मॉडल में भी कुछ कमियां थी। के मॉडल में भी क्या थी? कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? सबसे पहले ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिस्क्राइब नहीं करता। आज ही देखो यार, माइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, आज की क्लास यहीं पे रोक दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगली जो क्लास होगी आपकी, कल मॉर्निंग में मैं क्लास लेने आऊंगा। ठीक, एक काम करूंगा, कल मैं आपको ये पूरा कल की, ठीक है, मैं एक काम करते, रुको जरा। का इंतजार, हेलो, थोड़ी देर वेट करो, 2 मिनट बस। बाद ये मॉडल जो है आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कमियां समझाना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, मजा आएगा इसको समझने में। 2 मिनट रुक जाओ बस, जल्दी हो रही है, टेक्निकल बंदा आ गया है, चेक कर रहा है, 2 मिनट का काम है बस।
हेलो हेलो, क्या आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? सबको आवाज आ रहा है अभी? आत्मा- हेलो, हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी सबको आ रही है क्या आवाज? क्लियर आ रही है? हेलो, अभी सबको क्लियर आवाज आ रही है ना? आइयो, आप सबको क्लियर आ गई होगी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, क्योंकि हमें भी दिख रहा है आवाज आ रही है अब क्लियर। डन। चलिए, तो बात कर लेते हैं एक बार फिर से कमियों की। पहले निष्कर्ष की बात कर लेते हैं एक बार। क्या कह रहा था निष्कर्ष? निष्कर्ष हम से कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है? खाली होता है, पहला। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब बीच में क्या होता है? कहीं भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसके बाद 20,000 में से जो एक अल्फा पार्टिकल वापस आया, इसका पता चला कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। रदरफोर्ड का जब मॉडल आया था उस टाइम तक न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बोला था कि नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और नाभिक के चारों ओर जो है वो क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और एटम का जो टोटल मास होता है वो नाभिक के मास के क्या होता है? बराबर होता है। बात क्लियर? इतनी चीजें इनने बता दी। जब इतनी चीजें इन्होंने बताई तो फिर इनसे बात की गई कि एक बात बताओ भैया, कि आपने बोला कि प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर रहते हैं, मैंने मान लिया, बात बढ़िया बात बताई आपकी। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आपका प्रोटॉन होता है वो आपका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये मैंने आपकी बात मान ली, बहुत अच्छी बात है। और आपने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, मान लो अगर ये एटम है आपका, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात आपने बताई थी। अभी नहीं आ रही होगी बेटा कट कट के, अब तो बिल्कुल सही आ रही है आवाज, है ना? तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, तुमने बात कही बेटा, बिल्कुल सही बता। लेकिन अब तुम हमें जरा एक बात बताओ, मैक्सवेल भैया जो थे, मैक्सवेल भैया ने इन्हें टोका। मैक्सवेल ने कहा हमारे कण संचलन सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज जो है वो क्या करती है? मूव करती है। अगर कोई भी चीज जो है वो क्या करती है? कंटिन्यूअसली, आपने बोला ना चारों तरफ घूम रही है, तो अगर कोई भी चीज साइक्लिक मोशन में होती है, अगर कोई भी चीज किस में होती है? साइक्लिक मोशन में होती है। मतलब अगर कोई भी चीज वृत्तीय गति में होती है, वृत्तीय गति में होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। उसके अंदर कंटिन्यूअसली जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। उसका जो त्वरण होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, और अगर इसका त्वरण कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, तो
सरल चेंज होने की वजह से ये क्या करेगा बेटा जी, एनर्जी को लूज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को ये लूज करेगा। भाई जैसे आप अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर बनाते हो, ठीक है, टोटल मास ऑफ एटम किसके बराबर होगा बेटा, न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा, न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा। आगे आएगा ये चीज, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने इतना बता दिया क्या, कि इन्होंने ये बोला था कि एटम का जो टोटल मास होता है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं न्यूक्लियस का मास निकाल लूं तो वही आपके एटम का मास कहलाएगा, इन्होंने ये बोला था उत्तम, ठीक है। तो अगर एसिलेशन चेंज होता रहता है तो एसिलेशन क्या होगा बेटा, एनर्जी लूज करेगा। और अगर एक बात बताओ, ये एनर्जी लूज करेगा तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होगी तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और कम होगी और अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाकर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इससे एटम स्टेबल नहीं इनस्टेबल हो जाएगा। और अगर एटम आपका अनस्टेबल हो गया तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम तो स्टेबल होता है ना। तो इनने बोला यार बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन ये चीज डिस्क्राइब नहीं कर पाए। भाई हमें तुम खुद बताओ ये बात इनकी सही थी कि नहीं। भाई एक बात बताओ, जैसे तुम हो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें एक क्या बोलते ग्राउंड है, उस ग्राउंड के तुम्हें चक्कर लगाने हैं, तुम पहला चक्कर लगाओगे, ठीक है, दौड़ते जा रहे, एक लगा लिया, दो लगा लिया, तीन लगा चलिए, धक 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 दौड़ते जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तुमने दौड़ते जा रहे। लेकिन मान लो तुम्हारी अगर स्टेमिना बहुत अच्छा है, तुमने 4-5 राउंड लगा लिए दौड़ते दौड़ते, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसे आ पाओगे, फिर भी दौड़ रहे तुम, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम गिर जाओगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा। अगर कोई भी चीज कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी लूज होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। और अगर एनर्जी कम होगी तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन घूम घूम के एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोटॉन में चला जाएगा, है ना। क्या होगा, प्रोटॉन में चला जाएगा। और अगर ये प्रोटॉन में चला गया तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट एटम अनस्टेबल हो नहीं सकता, एटम अनस्टेबल हो नहीं सकता, है ना। तो भैया ये स्टेबिलिटी बताओ भैया, कैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन स्टेबल है इसमें। तो रदरफोर्ड भाई साहब कह रहे सॉरी बट मैं ये नहीं बता पा रहा, तो इनका मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो। ठीक है, इनने बोला मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर ये स्टेबल क्यों है, बट मैंने इतना बता दिया कि सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इतनी बातें हमारी सही हैं, बस स्टेबिलिटी हम नहीं बता पा रहे, इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया। ठीक, तो इनने पूरी की पूरी बातें बहुत सही बताई और अब तक हम लोग वही बातें पढ़ते आ रहे हैं, बस केवल स्टेबिलिटी डिस्क्राइब ना करने की वजह से इनका मॉडल फ्लॉप हो गया। तो ये देखा लापरवाही का नतीजा। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इनका मॉडल पास हो जाता, है ना। थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो इनका मॉडल क्या हो जाता, पास हो जाता। और इनने वो दिमाग नहीं लगाया, तो इनके जस्ट बाद एक और साइंटिस्ट है, इनके जस्ट बाद एक और साइंटिस्ट है जिनको हम बोलते हैं नील्स बोर। क्या बोलते हैं जिन्हें, जिनका नाम है आपका नील्स बोर। तो नील्स बोर जो थे उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की चीटिंग, रदरफोर्ड के मॉडल की कॉपी, और कॉपी करके जो स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाए थे, इन्होंने स्टेबिलिटी डिस्क्राइब की और इनका मॉडल पास हो गया। और आज तक हम इन्हीं का मॉडल पढ़ते चले। ठीक है, हाँ, आदर्श कह रहे सर दिमाग तो लगाया ही होगा। नहीं, अगर दिमाग लगाया होता तो स्टेबिलिटी ना बता देते। तुम नील्स बोर को देखना, नील्स बोर कितना कम दिमाग लगाएंगे और इनका मॉडल पास हो जाएगा। पूरा का पूरा मॉडल जो इनने बताया, किसने, रदरफोर्ड ने, सेम का सेम डिट्टो मॉडल छापा था नील्स बोर ने। देख लेना तुम, सेम का सेम डिट्टो मॉडल छाप दिया था नील्स बोर ने। ठीक है,
बस एक चीज डिस्क्राइब कर दी थी, स्टेबिलिटी। वो कैसे की थी ये चीज सीखेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ एएस टेक्निक ऐप पर जरूर जुड़ें। अभी कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 और 7860111134 नंबर्स पर कॉल करें और अपने ऐप से अभी के अभी जुड़ें। साथ ही साथ आप सभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं। मैथ का चल रहा है शाम को 6:15 बजे क्लास, केमिस्ट्री का चल रहा है सुबह 8:15 बजे और शाम को भी चल रही है एक क्लास 7:30 बजे। और आपकी कौन सी क्लास है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है 4:15 बजे चल रही है। कम्युनिकेशन स्किल की क्लास आपकी 5:30 बजे चल रही है शाम को। ठीक है, तो मॉर्निंग में केवल आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलती है, बाकी सारी क्लासेज आपकी शाम को चलती हैं। तो सभी लोग शाम की क्लासेज में जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा थॉमसन का मॉडल और अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, ये दो मॉडल हमने आज की वीडियो में सीखे। इसके आगे के जो मॉडल है नील्स बोर का, वो सीखेंगे अपने अगले लेक्चर में। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि नील्स बोर ने आखिर कैसे रदरफोर्ड की स्टेबिलिटी को स्टेबल किया। जो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, नील्स बोर ने क्या दिमाग लगा के अपनी स्टेबिलिटी को सिद्ध कर दिया, वो सीखेंगे अपने अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।